नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जो कि है हमारी सीटेट की, बल्कि किसी भी सीडीपी की वीडियो नंबर 4 जो कि आपसे बताएगी सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किसी ना किसी टेट के टीचिंग के एग्ज़ाम्स में आपके पास आ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे पहले मैं आपसे इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आसपास में अभी मैं जिस लोकेशन में बैठा हूँ, ये लोकेशन थोड़ी सी अजीब है। नॉर्मली यहाँ पर बैठ के वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आसपास का कोई साउंड ऐसा आता है जो आपको लगे कि एक्स्ट्रा है, तो प्लीज़ यार उसे पहले से इग्नोर कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा उसके लिए। ठीक है, चलिए। जैसा कि हम सभी भी जानते हैं यार कि एक ज़माना था जब लाल बहादुर शास्त्री थे या फिर जितने भी हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ कर पढ़ रहे होते थे। तो लगभग आप ऐसे ही समझो कि ऐसे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ कर मैं वीडियो बना रहा हूँ रोड के साइड पर। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन जिनका है वह है प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को, ऐसा कथन कहना किसका है? गेट्स का कहना है या कॉल्विन का कहना है या सी स्किनर का कहना है या फिर प्रेसी का कहना है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, गेट्स ने कथन कहा था कि प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो अधिगम कहलाएगा। ऐसा कहना किसका था? गेट्स का था। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आप देखेंगे, सी ऑप्शन हमारे पास एक सी स्किनर है। ये सी स्किनर और बी एफ स्किनर में आप कंफ्यूज मत हो जाना। बी एफ स्किनर बेसिकली कौन थे? ये वही हैं जिन्होंने आपकी जो हम क्रिया प्रसूत अधिगम कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं, उसकी थ्योरी विकसित की थी और इन्हीं का नाम ज़्यादा फेमस है। सी स्किनर हमारे जो हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इनका नाम उस तरीके का नहीं है जैसा इनका है। तो मैक्सिमम जब भी कभी स्किनर की बात आती है तो बी एफ स्किनर की बात आएगी। ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगा तो इसलिए मैंने आपको बता दी ये बात। और दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, हमें ना मेन है कि हमें हमारे एग्ज़ाम पे फोकस करना है। हमारा एग्ज़ाम जितना अच्छा बीतेगा ना, उतने ही अच्छे हमारा आने वाला फ्यूचर होगा। वो बेसिकली वो कहते हैं ना कि एक बाप कहता है अपने बेटे से, डराने का सबसे आसान तरीका होता है ना कि बेटा देख, तेरा हनीमून स्विट्ज़रलैंड में मनेगा या फिर बुआ के घर पे, ये तेरी पढ़ाई डिसाइड करेगी। ठीक है, तो बच्चा चुपचाप पढ़ने बैठ जाता है। तो सेम ऐसे ही हम भी कर रहे हैं, हमें पढ़ना है। हमें बेसिकली अपना हनीमून को, खैर नहीं, हम वो कहते हैं ये आप लोगों के पर्सनल मैटर्स हैं, लेकिन पढ़ना देखो ज़रूरी है ना। तो चलो, और फिर ऑब्वियस सी बात है, हम लोग टीचर्स हैं और टीचर्स जो होते हैं वो अच्छा पढ़े तभी कुछ कर पाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर से बाहर निकलता है या अपने जन्म से ही। तो भाई देखो, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो सीधे सीधे डी है कि जब बच्चा जब पैदा होता है वो तभी से ही सीखना शुरू कर देता है। ठीक है ना, घर से बाहर निकलना, ये बाकी चीज़ें जो है यहाँ पर भी सीखता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करता है? जैसे ही वो पैदा होता है वो पहले अपने घर वालों को देखता है, उनको समझता है। ठीक है, ये आसपास की एक्टिविटीज़ देखता है, उस एक्टिविटीज़ से सीखता है, आसपास का माहौल देखता है, अपने आप आसपास का जो इन्वायरमेंट है उससे अपने आप को अनुकूलित करने की कोशिश करता है। क्या है ये सब? उसका सीखने का एक पार्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। ऑप्शन में हमारे पास में अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास और कौशल विकास। तो भाई देखो, यहाँ पर जब बात हो रही है क्षमता की, क्षमता मतलब क्या है? एबिलिटी। ठीक है, क्या है? एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स आपके स्किल्स, है ना। आप क्या काम कर सकते हो, आपके अंदर कैसी है, कौन सी ऐसी कैपेबिलिटी है जो आप कर सकते हो, जिससे आप अपने आप को जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक वे में आप जिस पर्टिकुलर स्किल के साथ आप स्ट्रगल करोगे तो वो क्या चीज़ होगी? बेसिकली वो हमारा कौशल विकास होगा। जितना ज़्यादा आप स्किल डेवलपमेंट करते हो वो आपकी क्षमता कहलाती है, आपकी कैपेबिलिटी कहलाती है। बाकी का ऑप्शन जो है वो आपके यहाँ पर सही नहीं है, जितना सही आपका कौशल विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया। भाई साइकोलॉजी ने एजुकेशन को क्या बनाया है? क्या पाठ्यचर्या केंद्रित बनाया है या शिक्षा केंद्रित बनाया या बाल केंद्रित बनाया, विषय केंद्रित बनाया है? तो भाई देखो, जैसा कि सीटेट की सीडीपी या फिर कोई भी सीडीपी हमसे कहती है, मनोविज्ञान हमसे एक ही चीज़ कहता है कि भैया जो भी आप एजुकेशन दोगे वो लेने वाला कौन है। जैसे कहते हैं ना कि दुकानों पर जो सामान आप बेच रहे हो उसे रखने से पहले ये सोचा जाता है कि ये बिकेगा या नहीं बिकेगा, यानी कि इसके ग्राहक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मीन्स कौन इंपॉर्टेंट है? आपके कस्टमर्स इंपॉर्टेंट है। आप जो शिक्षा दे रहे हो उसे लेने वाला कौन है? उसे लेने वाले कौन है? बच्चे हैं। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा आपकी बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए।
थोड़ा बढ़िया व्यवहार में समझाने की कोशिश की है, लेकिन भाई ठीक है, समझ जाना यार। मेन तो अपना जो क्या कहते हैं उसे मोटो तो यही है कि आप समझ जाएं और क्वेश्चन को आप सही सही करके आएँ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन में हमारे पास में है बच्चे और शिक्षक में संबंध, दूसरा है बच्चे और समाज में संबंध, शिक्षक और विषय में संबंध, या फिर विषय और बच्चे में संबंध। भाई रायबर्न साहब हमारे जो थे वो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, और साइकोलॉजिस्ट अभी आपने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा कि साइकोलॉजी क्या करती है, शिक्षा को कैसा बनाती है, बाल केंद्रित बनाती है। तो जो बाल केंद्रित बनाएगी तो सीधी बात भाई देखो बच्चों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहले ऑप्शन में आप देखोगे बच्चे और शिक्षक में संबंध, हाँ ये बात करता है। बच्चा और समाज में संबंध, जी बिल्कुल बात करता है। विषय और बच्चे में संबंध भी बात करता है, लेकिन शिक्षक और विषय में संबंध हो ये भाई ये तो बाल केंद्रित नहीं है चीज़ है। यहाँ पर टीचर मेन हो गया, ठीक है। और टीचर को हमारा NCF 2005 क्या कहता है कि टीचर जो है सिर्फ एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेगा, एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा। तो भाई आपका SCDP का एक और क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर C है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है। अधिगम प्रतिफल का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन में हमारे पास में बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन और उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई देखो इसे हम कहेंगे ये बिल्कुल पीस ऑफ केक, राइस प्लेट ईटिंग टाइप का क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन नंबर A हमारे यहाँ पर करेक्ट है। बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य हो जाएगा। शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन से भाई अधिगम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर A है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। किशोरावस्था यानी आपकी जो एडोलेसेंस है उसका लक्षण क्या नहीं है। ऑप्शन में हमारे पास में है शारीरिक परिवर्तन, अस्थिरता की समस्या, व्यवहार में स्थिरता और संवेगात्मक समस्या है। भाई देखो किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने तूफान की अवस्था कहा है। क्या कहा है, तूफान की अवस्था कहा है। किसी ने इसको चिंता की अवस्था कहा है, किसी ने इसको परिवर्तन की अवस्था कहा है, किसी ने इसको संवेगों की अवस्था कहा है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, देखो शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था में होते हैं, ठीक है। शरीर बड़ा होता है, आवाज़ भारी होने लगती है, ठीक है। शरीर में जो हार्मोनल जो बैलेंस होते हैं उनके जैसे दाढ़ी भी आती, मूछें भी आती हैं, ठीक है। अस्थिरता की समस्या, जी हाँ बिल्कुल होती है। जो एक किशोर जो होता है ना भाई ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बॉडी रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि इसे नहीं पता क्या करना है। बेसिकली है क्या, ये इसकी अस्थिरता की समस्या है। ये फिजिकली भी कहीं पे किसी एक जगह नहीं टिकेगा और मेंटली तो क्या टिकेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी व्यवहार में स्थिरता, इसका हम बाद में बात करेंगे। डी है हमारा संवेगात्मक समस्या, हाँ जी इमोशनल तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। पहली बार कहते हैं ना लड़ाइयाँ जो होती हैं अपने दोस्तों से, वो ज़्यादा जो लड़ाई होती है एक अच्छी वाली वो इसी में ही होती है। देश के लिए जो प्रेम जागता है वो भी इसी अवस्था में जागता है। प्यार भी पहली बार इसी अवस्था में ही होता है, ठीक है। चाहे टीचर से चाहे किसी से भी हो वो अलग बात है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर B है व्यवहार में स्थिरता, ये हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर व्यवहार स्थिर हो जाता तो भाई किशोर और वयस्क में कोई अंतर थोड़ी नहीं रह जाता, ठीक है ना। क्योंकि वयस्क कब होता है, जब इंसान मैच्योर होता है। व्यवहार में स्थिरता कब आएगी, जब उस इंसान में मैच्योरिटी आ जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भाई कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करेगा, किस चीज़ में करेगा, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चित्र निर्माण के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद क्या करेगा, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मदद करेगा, बाल स्वभाव और व्यवहार जानने में भी मदद करेगा, बच्चों के चित्र निर्माण की तो मेन इसकी नीड है। तो मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर D है उपयुक्त सभी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी नहीं है। ऑप्शन में हमारे पास में प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि और निरीक्षण विधि। भाई देखो वस्तुनिष्ठ विधि की बात करनी, ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा नहीं है, ठीक है। देखो प्रयोगात्मक मेथड आप प्रयोग करके आप इस काम को कर सकते हो, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आप कर सकते हो। उपचारात्मक विधि और निरीक्षण विधि है दोनों, तीनों के तीनों आपके ऑप्शन ठीक हैं। जो गलत ऑप्शन कौन सा है वो कौन सा है, आत्मनिरीक्षण विधि। भाई आत्मनिरीक्षण आप कैसे करोगे शिक्षा मनोविज्ञान की अगर आप बात करोगे ना, तो ये तो खाली बच्चे, अगर ये टीचर कर रहा है तो टीचर के लिए, बच्चा कर रहा है तो बच्चे के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान तो दोनों के लिए है। तो बाल केंद्रित अगर आप कर रहे हो तो मीन्स आपको बच्चे का आत्मनिरीक्षण करना, बच्चों का आत्मनिरीक्षण नहीं होता, बच्चों का निरीक्षण होता है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर C है वो आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस में मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती।
मूल वृत्ति संबद्ध संवेग से मेल नहीं खाती। भाई ये बात कर रहा है मैकडूगल की जो 14 प्रवृत्तियाँ थी ना, उसकी बात कर रहा है। ऑप्शन में हमारे पास में है पलायन भय, युद्धप्रियता क्रोध, संवेदना आश्चर्य और अप्रियता घृणा। देखो भाई पलायन भय ये बिल्कुल करेक्ट है, डर लगेगा तभी आप भागोगे। ठीक है, युद्धप्रियता क्रोध, क्रोध आएगा तभी आप लड़ाई करोगे। घृणा होगी तभी कोई सामने वाला आपको अप्रिय लगेगा। लेकिन आश्चर्य होगा तो संवेदना नहीं जागेगी भाई। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या जागेगी, यहाँ पर जागेगी आपकी जिज्ञासा। क्या जागेगी, जिज्ञासा। तो यहाँ जो आपको जो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है वो यहाँ पर सही होगी आश्चर्य के लिए। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्यूरोसिटी। ठीक है ना। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपके यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि इसने क्या पूछा था, मेल नहीं खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि संवेद जो सामान्यतः सुख देता है, करुणा, एकाकीपन, भूख या आत्माभिमान। भाई देखो संवेद यानी संवेद की हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा इमोशन है जो कि सुख देगा। कौन सा देगा, करुणा। क्या करुणा आपको सुख देगी, बिल्कुल भी नहीं। ये दया की भावना लाती है मन के अंदर में, एक तरीके से दुख का संचार करती है। भूख, भूख भी एक तरीके का दुख ही है भाई, खाना नहीं मिलेगा तो आपके अंदर एक वो जगाती है, क्या बोलते हैं उसको, लालसा जगाती है, बुभुक्षा जगाती है। हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं ना भूख के लिए, बुभुक्षा, उसको जगाती है। एकाकीपन, भैया अकेले रहोगे तो कौन सा सुख आपको मिलने वाला है, तो ये भी कोई मतलब नहीं बनता। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है आत्माभिमान, आत्माभिमान आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि देखो अपनी तारीफ़ सबको पसंद होती है। वो कहते हैं ना कि तारीफ़ अपनी पसंद आती है, बच्चे अपने पसंद आते हैं और जो बीवियाँ होती हैं वो। खैर चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है, यानी ऐसा स्थायी भाव जो कि अमूर्त है, जिसे आप छू नहीं सकते, इनटेंजिबल। ऑप्शन में हमारे पास में है आदर, निवास स्थान, पशु या क्रोध। भाई देखो इसने एक तो अमूर्त भी बोला, इनटेंजिबल। अब देखो निवास स्थान को आप छू सकते हो तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। पशु को आप छू सकते हो, ये तो भैया आपका स्थायी भाव तो है ही नहीं, और ऊपर से टेंजिबल भी, तो ये दो ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। तो मीन्स हमने कौन बने करोड़पति की 50-50 लाइफलाइन का यहाँ पर इस्तेमाल हमने कर लिया। अब दो ऑप्शन है आपके पास में, एक है आदर और एक है आपके पास में क्रोध। तो भाई क्रोध कब से स्थायी होने लगा, क्रोध तो स्थायी है ही नहीं। क्रोध तो भैया अभी आया अभी चला गया। ठीक है, वो कहते हैं ना 2 मिनट का गुस्सा है, तो वो वाली चीज़ें हैं। क्रोध भी आपका ऑप्शन गलत हो जाए। सही कौन सा रह जाता है, आपको बच जाता है आदर। तो आदर जो है वो आपका स्थायी भाव है। भाई देखो आप आदर तो करोगे, रिस्पेक्ट तो आप करोगे हमेशा, अपनी करोगे चाहे किसी और की करोगे, लेकिन ये आपका स्थायी भाव रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना, जिसका उदाहरण है। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कह रहे हैं। ऑप्शन में हमारे पास में है सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई देखो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, सक्रिय सहानुभूति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इंसान जब भी कभी सहानुभूति देगा तो सक्रिय कब करेगा, जब उसमें खुद एक्टिव हो। भाई प्रॉब्लम तो ही दूसरे के, वो कहता है ना कि जाके पैर ना फटे बिवाई वो का जाने पीर पर आई। तो भैया हम तो खाली मुंह से बोल सकते हैं, तो कैसे सहानुभूति है, ये निष्क्रिय सहानुभूति। यहाँ पर आपको दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसकी जिसे हम कहते हैं शुभेच्छा के लिए, आप एक सब्जेक्टिव मूड के लिए आप बात कर रहे हो कि यार भगवान करते हैं दुख तो ठीक हो जाए। ठीक है, इस टाइप की जब आप बातें करते हो तो ये कौन सा हो गया, ये आपका निष्क्रिय सहानुभूति हो गई। ठीक है ना, इसमें आप एक्टिव नहीं है, आप सिर्फ एक पैसिवनेस पे कह रहे हैं कि भगवान, अब किसी के घर में मौत हो जाती है, भगवान ना करे, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। आप तो नहीं दे रहे हो ना, शांति कौन दे रहा, भगवान दे रहा। आप बस एक इच्छा कर रहे हो, तो इच्छा कैसे सहानुभूति हो गई, ये निष्क्रिय सहानुभूति हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। ऑप्शन में हमारे पास में जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, परिवर्तनों को देख और मापा जा सकता है, या फिर उपरोक्त सभी। भाई देखो जन्म से मृत्यु तक तो जारी रहेगा विकास, वृद्धि विकास का एक हिस्सा, बिल्कुल सही बात है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, भैया ऐसा कौन सा बंदा हो गया जो परिवर्तनों को देख सकता है। चेंजेस कभी भी देखे नहीं जा सकते। अच्छा, चेंज के बारे में मुझे एक और लाइन है जो मुझे बचपन से याद है। बचपन बेसिकली हो सकता है आपका बचपन हो, ये जब मैं 2004 में जब अपनी तैयारी कर रहा था इसकी 12th क्लास की, तो उस समय पर मेरे सामने लाइन थी कि चेंज इज़ अ 6 लेटर डर्टी वर्ड। परिवर्तन जो है ये एक 6 लेटर का एक डर्टी वर्ड है। कोई चेंज नहीं होना चाहता, ठीक है, लेकिन करना सब चाहते हैं। ठीक है ना, और महात्मा गांधी भी कहते हैं बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप ऐसा चेंज बने, आप ऐसा परिवर्तन बने जिसे आप संसार में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि इसने क्या पूछा, क्या सही नहीं है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्टेनले के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है।
किशोरावस्था एक ज्वार है जो बालकों की नसों में उठना शुरू होता है। किशोरावस्था बचपन से परिपक्वता की ओर गमन है, यानी कि जगमित है। भाई देखो, अभी आपसे शुरुआत में कहा था मैंने, किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था है। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था। तो भाई ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, वैसे ऐसा हो जाता है अक्सर कि हम एक क्वेश्चन की तैयारी करें ना, तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप ही उससे तैयार हो जाता है और आगे ऊपर वाले की कृपा से वो सामने आ भी जाता है। देखिए 16 क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन में हमारे पास में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व या फिर तीव्र समायोजन। भाई शारीरिक विकास तो किशोरावस्था की विशेषता है। शरीर में तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे हमने अभी पीछे भी किसी क्वेश्चन में किया था। मानसिक विकास ऑब्वियस सी बात है होगा। समूह का महत्व, यहाँ पर आप अपने ग्रुप की, आप अपने गैंग की, आप इसका इंपॉर्टेंस को समझते हो, किशोरावस्था में असली रूप में समझते हो, आपको लगता है कि यार दोस्तों के साथ मुझे रहना चाहिए। लेकिन तीव्र समायोजन भाई आप नहीं कर पाओगे। किशोरावस्था में एडोलेसेंस की जो एज होती है, जिसे हम टीन एज कहते हैं, यहाँ पर आप किसी से भी सीधे सीधे आप किसी से मुलाकात करके उसे अपना दोस्त नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क द्वंद्व का शिकार होता है। स्टेनले क्या कहता है? किशोरावस्था संघर्ष और तूफान की अवस्था है। कहाँ पर? मस्तिष्क में तूफान की अवस्था है। तो तीव्र समायोजन तो भैया आप कर नहीं पाओगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन में कहता है कि थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं किसको? बच्चे के संवेगात्मक विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे के संकल्प शक्ति को, या फिर बच्चे के आत्मविश्वास को। देखो भाई, अगर आपको थकावट है, यानी बच्चे को थकावट है और बच्चा अगर बीमार है, तो प्रभावित तो देखो सारे तत्व होंगे। संवेगात्मक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा, संकल्प शक्ति भी और आत्मविश्वास भी होगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है उसके ऊपर ज़्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है इसने? मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो मुख्य रूप से अगर बीमारी होगी, थकावट होगी, भाई सीधी सी बात है बच्चे का शारीरिक विकास प्रभावित सबसे पहले होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? सीखना विकास की प्रक्रिया है किसने कहा था? ऑप्शन में हमारे पास में वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, मॉर्गन या फिर क्रॉनबेक। तो भाई यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वुडवर्थ, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। विलियम्स वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा जो डी ऑप्शन है भाई क्रॉनबेक। इसका एक और चीज़ याद रखना, अभी यूपी टेट का जो 2021 का पेपर आया था ना, यूपी टेट 2021, हाँ जो कैंसिल हो गया था, उस वाले पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, हिंदी में या संस्कृत भाषा में आया था, जिसमें कहता है कि जो किताबें जो होती हैं वो अपरिपक्व लोगों के लिए होती हैं। ठीक है, वो थ्योरी भी किसकी थी या फिर वो जो स्टेटमेंट थी वो भी क्रॉनबेक ने दी थी। तो अभी नाम सामने आया तो मैं सोचा आपको बता दूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन में हमारे पास में सीखने के संबंध में सही नहीं है। भाई नहीं शब्द का ज़्यादा ध्यान रखना। भाई देखो, सबसे ज़्यादा गलती बच्चे यहीं पे करते हैं कि सही है और सही नहीं है, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको जो लगता है ये वाला आंसर ठीक है, अब आप उसका ठीक अपोजिट आंसर देकर चले आते हो। फिर एग्जामिनर आपका नंबर काट लेता है, फिर आप कहते हो कि यार मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कब आपकी ठीक होंगी? जब आप मेंटल रूप से वहाँ पर प्रिपेयर रहेंगे। तो इन शब्दों पर ज़्यादा जोर दिया करो। ऑप्शन कहते हैं कि सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभव का संगठन होता है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। देखो भाई, सीखना कुछ नया करना है, ये आपका बिल्कुल सही कथन है। सीखना अनुभव का संगठन होता है, ये भी आपका सही कथन है। सीखने को या सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है। भैया अगर आप समझोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, तो सीधी सी बात है, भी आपका ऑप्शन नंबर आपका डी भी ठीक है। सी जो है सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यानी यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। क्यों भाई? आप अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो सीधी बात आपको सीखने आए हो, तो यानी आपका एक उद्देश्य है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे भी कुछ अपने, वो कहते हैं ना कि अपने भी कुछ लालच रहते हैं ना यार, कि दो लोगों का इंटरेक्शन कब होता है? जब मेरे अंदर कुछ बात होगी जो मैं आपको देना चाहता हूँ, और देने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, चाहे वो मॉनिटरी बेनिफिट हो, चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट हो, चाहे एजुकेशनल बेनिफिट हो, चाहे वो सोशल बेनिफिट हो, चाहे वो मोरल बेनिफिट हो, चाहे वो कोई सा बेनिफिट क्यों ना हो, लेकिन एक स्वार्थ तो ज़रूर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बिना किसी उद्देश्य के सीखना नहीं होता। भाई देखो, उद्देश्य है तभी सीखोगे, नहीं है तो आपको पता है, आपको मैं एक फैक्ट की बात बताता हूँ। आपकी आंखें ना दिन में कम से कम 25,000 वस्तुएं देखती हैं एक बार में। कितनी? 25,000 वस्तुएं देखते हैं, लेकिन जब आप रात को सो रहे हो तो आपको कितनी याद रहती हैं? मुश्किल से 2, 4, 5, 6, 10, 20। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें सिर्फ उसी चीज़ को रखती है, आपका मस्तिष्क सिर्फ उसी को रखता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। यानी भाई देखो, स्वार्थ जो है ना वो हमारे यहाँ
हमारी बॉडी तक में है, इमोशनली भी है, मेंटली भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है। थॉर्नडाइक का नियम, थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था भाई। ऑप्शन में हमारे पास में है उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम और मनोवृत्ति का नियम। तो भाई यहाँ पर जो इनका जो मुख्य है ना, मुख्य इसने पूछा है ना, नियम तो लगभग सारे, उपयोग भी है, आत्मीकरण भी है, मनोवृत्ति नहीं है बेशक से, लेकिन जो अभ्यास का नियम है ये इनका मेन नियम है। ठीक है, कौन सा, ये आपका नियम थॉर्नडाइक का सबसे मुख्य अधिगम का नियम है, अभ्यास का नियम। ठीक है, इसे हम त्रुटि और अभ्यास का नियम भी कहते हैं, इसे हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कह लेते हैं ना। थॉर्नडाइक की ऐसा थ्योरी जो है ये वो वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। इसने क्या पूछा, अवरोधक यानी रोकेगा नहीं है, यानी कौन नहीं रोकेगा। ठीक है, अधिगम को कौन नहीं रोकने वाला है। प्रेरणा का अभाव रोकेगा भाई, रोकेगा। जीवन से ना जोड़ना, भाई जीवन से नहीं जोड़ोगे तो ऑब्वियस बात है अधिगम का कोई फ़ायदा नहीं है। अधिगम परिस्थिति या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई ये जो अधिगम परिस्थिति है ना, सी ऑप्शन, अधिगम परिस्थिति, ये आपको एक लर्निंग एटमॉस्फेयर दे रहा है, और लर्निंग एटमॉस्फेयर जब आपको मिलता है तो आपका अधिगम प्रभावित होगा किस वे में, सकारात्मक में, पॉजिटिव में, धनात्मक में। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अच्छे वे में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसने क्या पूछा है, अवरोधक नहीं, यानी शिक्षा को या अधिगम को कौन अवरोध नहीं कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमताएं होती हैं। तो भाई देखो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास अदाई इकाई, स्मृति भंडारण इकाई, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई या फिर प्रदाई इकाई। भाई अदाई इकाई और प्रदाई इकाई जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका मतलब होता है इनपुट, आपके जो यूनिट्स होती हैं, जो आउटपुट यूनिट्स होती हैं। ठीक है, स्मृति भंडारण कौन सी होती है आपकी, जहाँ पर आप अपनी मेमोरी को स्टोर कर रहे हो। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, जो जटिल गणनाएँ करने की क्षमता किस में होगी भाई, आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU, उसके अंदर ही तो होगी ना सारी चीज़ें। दो ही तो होती है, एक होता है CPU, एक होता है ALU। ALU आपकी अंकगणितीय क्षमताएं रखता है, और ये जो है आपकी कंप्यूटर के सारे प्रोसेस को करता है। तो जटिल गणनाएं किसका हो गया, CPU का पार्ट हो गया। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन था ये। सूचना तकनीकी से हम कहते हैं, सुपर टेट में आपका सूचना तकनीकी नाम से आ जाता है, और हमारे यहाँ पर CTET में, CDP में ये पार्ट है ICT का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है। शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है। भाई ऐसी कौन सी सामग्री है जो गतिविधि नहीं करवा पा रही है। ऑप्शन में हमारे पास में ओवरहेड प्रोजेक्टर, नाटक, प्रदर्शन या फिर क्षेत्र भ्रमण। भाई देखो, नाटक जो है इसमें तो बच्चा गतिविधि करेगा। गतिविधि किसकी बात कर रहा है, बच्चे की कर रहा है। बच्चा मूवमेंट कर रहा है किसमें, नाटक में। क्षेत्र भ्रमण में भी कर रहा है, प्रदर्शन जब हो रहा है तब भी कर रहा है। लेकिन जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है भाई, ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्टर है, ये एक आपकी दृश्य सामग्री है अधिगम के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आपकी गतिविधि नहीं कराएगा भाई, ये आपको बस दिखा देगा कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। ठीक है, प्रदर्शन में तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है कि हम किसी जगह पर जाते से हम प्रदर्शन ही कह सकते हैं बेसिकली, जैसे होता है ना वो एग्जीबिशन टाइप से। ओवरहेड प्रोजेक्टर में क्या भी, आप कमरे बैठोगे, लाइट बंद कर दी जाएगी, आपको एक कोई छोटा सा पेज है वो आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपकी कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रकार है। कक्षा कक्ष में संप्रेषण का या के प्रकार हैं, कौन कौन से, शाब्दिक अंतःक्रिया, अशाब्दिक अंतःक्रिया, दोनों ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। भाई शाब्दिक अंतःक्रिया, वर्बल क्या बोलेंगे इसको, अंतःक्रिया को, कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, और ये हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दोनों के दोनों आपका इसका पार्ट है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी शंका के, बिना किसी लघु शंका के। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में कहता है कि अनुदेशन का प्रणाली उपागम कौन सा है। अनुदेशन नहीं, डायरेक्शन आपको कब मिलेगी भाई, शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित है, कक्षा कक्ष केंद्रित है, या फिर समस्या केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित क्या हो सकती है, मतलब मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ यार किसी चीज़ की, अधिगम से रिलेटेड, यानी आपको लर्निंग कुछ मैं कराना चाहता हूँ और मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, तो शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए चीज़ें। बाल केंद्रित होगी क्या, नहीं, मैं आपको किस चीज़ की डायरेक्शन दूंगा, अधिगम के लिए, है ना। नेक्स्ट आपका कक्षा केंद्रित, क्लास के सेंटर भी आप इसे नहीं कर सकते। आपका जो मेन है यहाँ पर समस्या केंद्रित, जैसी प्रॉब्लम होगी वैसा ही आपको डायरेक्शन मिलेगा। भी अब पता चला कि बच्चे को सीखनी है ABCD, सॉरी ये थोड़ा सा घूम गया जी, इसको दोबारा कर लेते हैं आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अनुदेशन का प्रणाली उपागम है, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है शिक्षक केंद्रित है या बाल केंद्रित है या कक्षा कक्ष केंद्रित है या समस्या केंद्रित है। भाई कोई भी डायरेक्शन आपको कब मिलेगी, डायरेक्शन आपको तब मिलेगी जब कोई प्रॉब्लम होगी। क्या होगी? कोई प्रॉब्लम होगी, यानी कोई समस्या होगी, तभी आपको डायरेक्शन मिलती हैं। शिक्षक केंद्रित नहीं होती है सब चीज़ें, बाल केंद्रित भी नहीं होती, कक्षा कक्ष केंद्रित भी नहीं होती, भाई ये होती है प्रॉब्लम सेंटर्ड होती हैं। जैसी प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। पता चला बच्चे को भाई ABCD सीखनी है और हम उसको आना सिखा रहे हैं, तो ये तो शिक्षक केंद्रित हो गया। बाल केंद्रित क्या कहता है कि भाई बच्चे को कुछ और काम करना है, हम उसको कुछ और चीज़ सिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं, यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर हमारा समस्या केंद्रित। जैसी समस्या होगी भाई वैसा आपको अनुदेशन मिलेगा, वैसी आपको डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण कौन सा है? इसमें से वाद विवाद विधि है, कार्यशाला विधि है, विचार गोष्ठी विधि है, या फिर ये सभी है। समूह विधि यानी जहाँ पर आप ग्रुप में आप किसी भी काम को करोगे। ग्रुप मेथड कौन कौन सा? देखो, वाद विवाद विधि बिल्कुल है ये। डिस्कशन मेथड आप किसके साथ करोगे? अकेले तो करोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। कार्यशाला विधि जी, आप जब आप वर्कशॉप में करते हो तो आप ऑब्वियस यहाँ पर आप ग्रुप में करते हो। विचार गोष्ठी विधि ये भी आप ग्रुप में करते हो। ये सभी आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमें देखो, कहता है कि समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये संतुलन प्रदान करता है, ये समस्या का समाधान करता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। भाई देखो, मैं बहुत आसान सा तरीका बताऊँ। यहाँ पर क्या कह रखा है? क्या सही नहीं है। ठीक है, तो मतलब कोई नेगेटिव चीज़ होने वाली। नेगेटिव चीज़ यहाँ पर क्या है? जहाँ पर नहीं लगा होता वो अक्सर नेगेटिव होता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। भाई समायोजन तो आपका रोज़ चलेगा, हर जगह चलेगा। आज आपको दूध मिला हुआ है, ठीक है, दूध में चीनी नहीं है तो भाई समायोजित करना पड़ेगा। ठीक है, चीनी कम है ज़्यादा है, समायोजित करना पड़ेगा। क्लास में बैठे हो, आज आगे की सीट नहीं मिली, पीछे की सीट मिली, समायोजित करना पड़ेगा। बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर नहीं आता, उसके आंसर को जवाब देने के लिए आपको समायोजित खुद को करना पड़ेगा। मतलब जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको समायोजन की ज़रूरत तो पड़ने वाली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं भाई, ये निरंतर चलेगी हमेशा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है। पर्यावरणीय कारक पूछ रहे हैं भाई यहाँ पर। ऑप्शन हमारे पास में है सामाजिक परिवेश, थकावट, मानसिक स्तर, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई देखो, थकावट आपका पर्यावरणीय तो नहीं है, मानसिक स्तर भी आपका पर्यावरण नहीं देता। पर्यावरण क्या है? समाज है आपका, सामाजिक परिवेश आपका क्या है? पर्यावरणीय कारक है। और डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई जब हमें समाज दे रखा है तो डी ऑप्शन का तो कोई मतलब वैसे भी नहीं बनता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कैसा होगा? क्या उसके अंदर सहनशीलता होगी? बिल्कुल होगी। एक मानसिक स्वस्थ व्यक्ति सहनशील होता है। क्या उसके अंदर आत्मविश्वास होगा? कूट कूट के भरा होगा, साहब कूट कूट के भरा होगा। ठीक है, जैसे वो नहीं होता ना, वो ओखली से कूट कूट के भरते हैं, उस टाइप का भरा होगा। संवेगात्मक परिपक्वता, क्या उसके अंदर इमोशनल कोई मैच्योरिटी होगी? बिल्कुल होगी। भाई ये थोड़े नहीं कि जहाँ पर हंसने का माहौल है वहाँ पर वो जाके रो रहा है, बहू मेरी मम्मी ने मुझे मारा। ठीक, ऑप्शन जो है आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों की तीनों चीज़ें एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नोटिफिकेशन आ रही है भाई, इसे इग्नोर करना प्लीज़। हाँ, बैंक की है लेकिन बैंक में पैसा नहीं है। निर्मितिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? निर्मितिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन कहता है कि ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है, अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय और उत्तरदायी होता है। भाई देखो, नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होगा, बिल्कुल सही है। जब तक आपके पास कोई पुराना ज्ञान नहीं होगा आप नए ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको बोलना आता है तभी आपको जो टीचर है वो आपको भाषा सिखा पाएगा, चाहे दूसरी चाहे आपकी वाली। ठीक है, अगर आपको पेन पकड़ना आता है तभी आपको टीचर लिखवा सकता है। ठीक है, अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है। हाँ जी, वो अपने आप भी खुद के ज्ञान का सृजन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसे कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी यही कहती है कि जो भी लर्नर होता है वो अपने ज्ञान का सृजन खुद करता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास भी शायद यही कहता है। अगला है आपका अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय और उत्तरदायी होता है। जी हाँ, टीचर ने एक क्वेश्चन बताया, क्लास में 40 बच्चे हैं,
20 बच्चे उसे सॉल्व कर लेते हैं, 10 बच्चे उसे आधा सॉल्व कर पाते, 10 बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो क्या है कि टीचर ने तो अपनी तरफ से भेज दिया, अब जिसने जितना ग्रैब करना है वो उतना ग्रैब करेगा। तो मीन्स क्या है, स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय और उत्तरदायी कौन रहता है, बच्चा खुद रहता है। तो भाई जो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, नहीं भाई, आवश्यक रूप से नहीं किया जाएगा। शिक्षक क्या है, जैसा कि हमने पहले बताया था, शिक्षक एक सेवा प्रदाता है, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है, शिक्षक एक फैसिलिटेटर है, शिक्षक एक मार्गदर्शक है, शिक्षक एक गाइड है। इसके अलावा शिक्षक का कोई रोल नहीं होता टीचिंग के पेडागोजी के हिसाब से, आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से, आपके एनसीएफ के हिसाब से, आपके एनईपी के हिसाब से, आपके एनईपी 2020 के हिसाब से, किसी भी तरीके से शिक्षा का अधिकार के हिसाब से भी, जो कि 2009 में आया था ना, 86वां संशोधन है ना, तो उसके हिसाब से भी आपका नहीं है। तो दोस्तों ये तो हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे सीडी पे पूछे जाने वाले थे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और देखो मेहनत बहुत कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर कर रहे हैं, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं फिर भी कर रहे हैं, तो यार देखो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और अगर आपको पसंद आ रहा हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसे शेयर करो ही करो, पसंद आ रहा है तो इसे शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और ये जो वीडियोज़ है ना आपको रेगुलर मिलेंगी जब तक आपका यूपी टेट का पेपर नहीं हो जाता है, ऐसी प्रैक्टिस आपकी लगातार चलती रहेगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।